भी नहीं भूलेगी। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी की महासमीक्षा, सुरक्षित यात्रा और सुगम दर्शन के मूल मंत्र के साथ रात 10 से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर लगी पूर्ण रोक। देहरादून जिला योजना के लिए 100 करोड़ मंजूर, डीएम आशीष चौहान ने हर विभाग से मांगे अभिनव प्रोजेक्ट, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता वाली योजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट जारी, प्रदेश को मिले 180 नए प्रशासनिक अधिकारी, उधम सिंह नगर की जसमीत कौर ने किया पूरे राज्य में टॉप। हल्द्वानी की बेटी वर्षा जोशी ने रचा इतिहास, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हासिल की पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक, क्षेत्र में खुशी की लहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्ग पर चिन्हित सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने यात्रा मार्गों पर जेसीबी और पोखरण जैसी भारी मशीनें तैनात रखने को कहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में भूस्खलन में तुरंत कार्रवाई की जा सके। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग भी इस बैठक में थे और मानसून के निमित्त ही जो है आज ये बैठक में प्रमुख रूप से भी इस पर भी चर्चा हुई है कि जहाँ पर ऐसे संवेदनशील स्थान हैं जहाँ सड़क बंद हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है या आपदा की स्थिति हो सकती है, वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे पोकलैंड हो, चाहे वहाँ पर जेसीबी हो या कोई आपदा के वाहन हो या स्वास्थ्य वाहन हो, स्वास्थ्य की टीमें हो या हेली एम्बुलेंस हो, उन सभी पर आज विस्तृत रूप से बात हुई है कि जहाँ भी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप आगे काम करेंगे। उत्तराखंड में चक्राता वन प्रभाग के एसडीएफओ राजीव नयन नौटियाल ने अवैध खनन माफिया से अपनी जान को खतरा बताया है। उप प्रभागीय वन अधिकारी ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि धामी राज में खनन माफिया इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि अब इन पर लगाम कसने वाले अफसरों को भी अपनी जान बचाने की गुहार लगानी पड़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। खनन माफिया के खौफ में अधिकारी, सुरक्षा की गुहार सवालों में घिरे धामी। धामी सरकार पर कांग्रेस बरसी जमकर, खनन माफिया को संरक्षण डरे अफसर। उत्तराखंड में अवैध खनन माफिया का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि अब अधिकारियों को अपनी जान बचाने की गुहार लगानी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है चक्राता वन विभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी राजीव नयन नौटियाल के मामले में, जिन्होंने अवैध खनन माफिया से अपनी जान को खतरा बताया है। राजीव नयन नौटियाल लंबे समय से पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिस पर उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। विकास नगर क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार खिलाफत कर रहे राजीव नयन नौटियाल के साथ फरवरी 2026 में मारपीट की गई थी और इस मामले में उल्टे विकास नगर कोतवाली में उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसका हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट ने विकास नगर कोतवाली के पूरे स्टाफ के तबादले का आदेश दिया था। इसके बाद से अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई के चलते राजीव नयन नौटियाल को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिस पर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैं थोड़ा सा आशंकित हूं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर। आप देख रहे हैं कि ये जितने व्यापक स्तर पर ये अवैध खनन हो रहा है, करोड़ों का इसमें लोगों के हित जुड़े हैं, जो ये खनन माफिया है, और ये सब मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। विगत दिनों से ही मैं रिक्वेस्ट करता आ रहा था पुलिस से कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, जो उन्होंने अभी तक नहीं दी है। मजबूर होकर मैंने फिर आज जो है डीजीपी साहब को एक लेटर लिखा है कि मुझे आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और यदि इस बीच खनन माफिया या किसी के द्वारा मुझे नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके लिए पुलिस और संबंधित विभाग जिम्मेदार माने जाएंगे। वन विभाग के अधिकारी के खनन माफियाओं से जान बचाने की गुहार लगाने पर कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है।
कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी के शासन में अवैध खनन माफियाओं को खुला संरक्षण है, तभी तो इस पर लगाम लगाने वाले अधिकारी अपनी जान बचाने की गुहार लगाते फिर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर किसी अधिकारी को कोई धमकी देने का प्रयास करेगा तो सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। खनन माफियाओं का इतना खौफ हो गया है कि अधिकारी जो हैं वो सुरक्षा मांग रहे हैं, परंतु सरकार उन्हें सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। और ये खौफ क्यों ना हो, जब सरकार की खनन माफियाओं से, शराब माफिया से सीधे सीधे साझेदारी हो, भाजपा नेताओं की सीधे सीधे मिली भगत हो, तो माफिया जो खनन माफिया हों चाहे शराब माफिया हो, उनका तो बेखौफ होना लाजमी है। अब अधिकारी जो हैं, वन अधिकारी सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं एक और, वहीं बेखौफ होते हुए खनन माफियाओं ने आतंक बना रखा है। सरकार किसी भी अधिकारी को परेशान नहीं होने देगी। अगर कोई भी खनन माफिया या कोई खनन व्यवसायी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई अभद्र बात करेगा या अनैतिक बात करेगा तो निश्चित रूप से ऐसे खनन कार्रवाइयों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी और ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को संरक्षण देने का काम करेगी, उनको प्रोत्साहित करने का काम करेगी। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी के सांसद विधायक ही राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठाते रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे अवैध खनन का मुद्दा उठा चुके हैं, जिसके जवाब में धामी सरकार बार बार खनन से बढ़े राजस्व का आंकड़ा दिखाकर अवैध खनन से इनकार करती है। लेकिन विकासनगर में वन विभाग के अधिकारी के खुलकर अवैध खनन और खनन माफियाओं के आतंक को सामने लाने से साफ है कि राज्य में ये धंधा बदस्तूर जारी है और बगैर सत्ता के संरक्षण के ये संभव भी नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के सभी 13 जिलों में स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित करने जा रही है। इस पहल के तहत करीब 1000 युवाओं को अपने बिजनेस आइडिया और नवाचार पेश करने का मौका मिलेगा। आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर, यूपीईएस, ग्राफिक एरा, डीआईटी, उत्तरांचल विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों के छात्र इसमें भाग लेंगे। 4 चरणों में होने वाली प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। अंतिम चरण में 10 सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धामी सरकार का युवाओं के लिए बड़ा नवाचार मिशन। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में लगेंगे स्टार्टअप बूट कैंप। युवा दिखाएंगे बिजनेस और इनोवेशन आइडिया का दम। टॉप 10 स्टार्टअप को मिलेगा 1-1 लाख का पुरस्कार। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के मिशन पर तेजी से जुटी हुई है। इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए धामी सरकार ने स्टार्टअप बूट कैंप लगाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग की ओर से प्रदेश व्यापी स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत करीब 1000 युवाओं को अपने नवाचार, बिजनेस मॉडल और स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड में धामी सरकार युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। बता दें कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार जल्द ही स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित करने जा रही है, जिसमें पहले चरण में 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विशेष फोकस कर रही है। सरकार का मानना है कि युवाओं की क्रिएटिव सोच और तकनीकी क्षमता को सही मंच मिले तो उत्तराखंड देश के अग्रणी स्टार्टअप राज्यों में शामिल हो सकता है। इस संकल्प के साथ उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित किए जाएंगे। हर जिले में प्रतिभाशाली और नवाचारी युवाओं को अपने विचार पेश करने का अवसर मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इन बूट कैंपों में आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर, यूपीईएस, ग्राफिक एरा, डीआईटी यूनिवर्सिटी, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, विभिन्न राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। धामी सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विकसित हो रहे नवाचारों को बाजार और उद्योग जगत से जोड़ना है
ताकि युवा अपने विचारों को सफल स्टार्टअप में बदल सके। योजना के मुताबिक स्टार्टअप बूट कैंप प्रतियोगिता को 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभागी अपने बिजनेस और इनोवेशन आइडिया प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद चयनित प्रतिभागियों को विशेषज्ञों की ओर से मेंटरिंग, तकनीकी मार्गदर्शन और बिजनेस मॉडल तैयार करने में सहायता दी जाएगी। कई दौर की प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन के बाद अंतिम चरण में 10 सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। विजेता स्टार्टअप्स को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये सहायता शुरुआती चरण में वित्तीय चुनौतियों को कम करने और स्टार्टअप को मजबूत आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीएम धामी का स्टार्टअप मिशन। स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ का कार्पस फंड। अब तक 1750 स्टार्टअप बना चुके हैं पहचान। 33 इंक्यूबेशन सेंटर भी हो चुके हैं स्थापित। उत्तराखंड की धामी सरकार ने स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का कार्पस फंड तैयार किया है। ये फंड नवाचार आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में अधिक से अधिक युवा स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े। धामी सरकार की इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि उत्तराखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। 2018 से 2026 के बीच उत्तराखंड में 1750 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। इन स्टार्टअप्स ने कई क्षेत्रों में और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। युवाओं को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन और निवेश से जुड़ी मदद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 33 इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में मेंटरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, तकनीकी सहयोग और निवेशकों से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमने राज्य में स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले हमारे युवाओं को पूंजी की कमी न हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का उत्तराखंड वेंचर फंड की भी स्थापना की है। ये फंड युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बनने के साथ ही उन्हें अपने स्टार्टअप्स को एक मजबूत आधार देने का अवसर भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर नए स्टार्टअप्स की शुरुआत करने और वर्तमान में जो स्टार्टअप्स हैं उनको सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य कर रही है कि आप सब लोगों के जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप चल रहे हैं उनको भी हर प्रकार से सहायता प्राप्त हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड का भविष्य नवाचार, तकनीक और उद्यमिता से जुड़ा है। ऐसे में स्टार्टअप बूट कैंप के माध्यम से कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें व्यावसायिक सफलता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। धामी सरकार का दावा है कि ये पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी नई गति देगी। आपको बता दें कि धामी सरकार के द्वारा आयोजित होने जा रहे स्टार्टअप बूट कैंप में आईआईएम, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय समेत आईआईटी, पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे, जिसमें 4 चरण होंगे। पहले चरण में 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं इसके लिए सीएम धामी के निर्देश पर धामी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी बनाया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र दुर्ग के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। लक्सर में गन्ना समिति खाद गोदाम में सरकारी खाद की भारी शॉर्टेज का मामला सामने आया। समिति के डायरेक्टर्स ने जब सचिव के साथ गोदामों का औचक निरीक्षण किया तो वहां यूरिया के 700 से अधिक और डीएपी के सैकड़ों बोरे गायब मिले। गोदाम इंचार्ज इस बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए, जिसके बाद मामले की शिकायत गन्ना आयुक्त और एसडीएम से की गई। समिति सचिव ने कार्रवाई के लिए सहायक गन्ना आयुक्त को रिपोर्ट भेज दी है। वही आरोपी इंचार्ज ने गिनती नहीं करने का अजीब बहाना बनाया है। आरोपी खाद गोदाम इंचार्ज का कहना है कि उन्होंने गोदाम चार्ज लेते समय खाद के बोरों की गिनती नहीं की थी। बी गोदाम में 700 अप्रैल को जो चोरी हुई थी उसी के अंतर्गत आज जैसे बोर्ड की एक मीटिंग आयोजित हुई थी, उसमें मीटिंग संपन्न होने के बाद जानकारी मिली पुख्ता कि कहीं ना कहीं यहाँ फिर से घोटाला बड़े स्तर पर हुआ है। तो जैसे ही समिति के जो कर्मचारी थे, सचिव सहित और स्टोर इंचार्ज के सामने ही समिति में जब गोदाम की जांच की गई तो उसमें लगभग 533 डीएपी और 770 कट्टे यूरिया के शॉर्ट पाए गए और जो बहुत बड़े स्तर पर चोरी का मामला कहीं ना कहीं गबन का सामने आ रहा है। इस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को पूरी सोसाइटी को के ऊपर कार्रवाई करने का कार्य करना चाहिए। बैठक हो चुकी, उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ गोदाम में खाद नहीं है, स्टॉक में खाद। जो हमने सेक्रेटरी साहब गए, सेक्रेटरी साहब जाने को तैयार नहीं थे। उसमें हम गोदाम में गए, सारे डायरेक्टर गए, सेक्रेटरी साहब भी गए और जो लोग थे वो भी गए, आप पत्रकार भी गए। सब 777 यूरिया के कम पाए गए, अड्डाई के 533 कम पाए गए डीएपी। मैं 27 तारीख पर गोदाम में गया था और मैंने जब इनका रिकॉर्ड पुराना था तो इन्होंने बताया कि अभी खाद का वितरण चल रहा है, गोदाम में खाद थी।
तो मैंने इन्हें 30 तारीख के लिए बोला था, 31 की छुट्टी थी। तो 1 तारीख में मैंने आज सुबह बैठते ही इनके खिलाफ सहायक गन्ना महोदय को और गन्ना महोदय के लिए लेटर लिखी। बिक्री तो हुई है। अभी एक्चुअली क्या है कि अभी चेक थोड़ा कम आए हैं, कम आए हैं, तो चेक भी आ रहे हैं, धीमे धीमे आ रहे हैं। जब से मैंने लिया है तब से तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है हर चीज। अब पीछे का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं बिना गिने लिया था उस समय, क्योंकि थोड़ा उस समय कुछ कंडीशन इस तरह की हो गई थी कि मैं गिन नहीं पाया, और ना सेक्रेटरी साहब ने थोड़ा सा मेरे पे ज़्यादा वो दे दिया, इस वजह से मैं गिनने की वो स्थिति में नहीं था। हल्द्वानी शहर की बेटी वर्षा जोशी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मूल रूप से बागेश्वर की रहने वाली वर्षा के पिता आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर हैं। वर्षा ने सीमित संसाधनों के बीच अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के दम पर यह मुकाम हासिल किया। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुओं को देते हुए वर्षा ने युवाओं से अपील की है कि वो लक्ष्य तय कर बिना डरे निरंतर मेहनत करें। सर थोड़ा खुशी हुआ, भी तो थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लग रहा है फीलिंग को, कि मतलब प्रिपरेशन करी थी, अचानक कल रिजल्ट आया, तो अभी तक थोड़ा सा बिलीव नहीं हो पा रहा है। मैंने रोल नंबर उल्टे भी चेक करे कि मेरा ही है। सो खुशी है, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि वही है कि उन्होंने डॉटर की इंडिपेंडेंस को और चॉइसेस को फेवर किया था, तो उसका थोड़ा बहुत वो है कि हाँ ठीक है, चॉइसेस अच्छी थी वाला है। और फैमिली में फर्स्ट पीसीएस होंगी, तो उसका थोड़ा एक्साइटमेंट है सब में। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक बेटी के लिए एक पेरेंट्स के तौर पर रोल अदा किया। जो भी मेहनत की बेटी ने की, जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ मेहनत करता है, लेकिन माँ बाप से बढ़ के जो है बच्चा अपनी मेहनत जारी रखता है, उसी में हमें बड़ी खुशी है। और बच्चे ने काफ़ी इसमें मेहनत की है, इससे हम बहुत खुश हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम में तीर्थ नगरी ऋषिकेश की रहने वाली मीनाक्षी भाटिया ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार सफलता हासिल की। मीनाक्षी भाटिया ने जनरल श्रेणी में 5वीं रैंक हासिल की है। मीनाक्षी भाटिया का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ है। मीनाक्षी अपनी सफलता को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपनी मां नीलम भाटिया, बहन शिल्पा भाटिया जोशी और बहनोई विनय जोशी को दिया है। मीनाक्षी भाटिया ने बताया कि वर्ष 2003 में उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहीं और हर दिन उन्होंने 10 घंटे तक पढ़ाई की। उत्तराखंड का जो भी पीसीएस 2024 का रिजल्ट आया है, उसमें मैंने रैंक 5 प्राप्त की है, जिसमें एसडीएम के पद पर मेरा चयन हुआ है। मैं, जैसा कि आपका सवाल था कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, तो आसान तो नहीं थी, बहुत मुश्किल से यह जर्नी निकली है। शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि वर्ष 2003 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जब मेरी उम्र महज 1.5 वर्ष की थी, और जो मेरी बड़ी बहन है वह 6.5 वर्ष की थी, और हमारे परिवार में केवल मेरी मम्मी है। तो यहाँ से ये संघर्ष शुरू होता चला, और उसके पश्चात हमने एक टिफिन सर्विस का व्यवसाय शुरू किया मेरी मम्मी ने, जो हमारा मोड ऑफ सर्वाइवल के तौर पर बना। और 2024 में मैंने ये यूकेपीएससी का प्रीलिम्स दिया, 2025 में इसका मेंस था, और 2026 में इंटरव्यू, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन रहा है। टिहरी के देवप्रयाग के पास हुए दर्दनाक हादसे में गंगा दर्शन होटल के पास 200 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिर गई। हादसे में अब तक 3 शव बरामद किए गए। हादसे में घायल 12 साल के बच्चे को बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया। डीएम नितिका खंडेलवाल ने बताया कि 8 लोग गाड़ी पर सवार थे, जिनमें से 4 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनके लिए एसडीआरएफ रेस्क्यू अभियान चला रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि मिसिंग लोगों के मिलने के बाद जांच के आदेश दिए जाएंगे कि घटना आखिर कैसे हुई। में सूचना मिली थी कि देवप्रयाग में होटल गंगा दर्शन के पास जो है एक इनोवा खाई में गिरी है। वो काफ़ी गहरी खाई में, लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरी है। अभी वहाँ से जो एक बच्चा है 12 साल का, उसको रेस्क्यू किया गया और वो बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में है। हम लोगों ने हेली सर्विसेज के लिए भी हेली एम्बुलेंस रिक्वेजिशन कर लिया है, जो हमें यूकाडा से प्राप्त हो गई है। बट परंतु अभी क्योंकि बच्चे को ब्लड चढ़ रहा है, तो अभी उसकी स्टेबिलिटी हम बेस हॉस्पिटल में देख रहे हैं, और वेट एंड वॉच की स्थिति में यदि जैसे हमें उसको हेली से लिफ्ट करके ले जाना होगा, तो हेली हमने स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पे
अभी हमें 3 जो डेड बॉडीज हैं वो रिकवर हुई हैं। अभी उनकी शिनाख्त और आइडेंटिफिकेशन चल रही है। और जो मिसिंग लोग हैं, क्योंकि टोटल उस गाड़ी में 8 लोग बताए जा रहे हैं, तो 4 लोग जो है वो भी मिसिंग है। गाड़ी जो है वो हाइड्रा से अगर लिफ्ट करेंगे तो संभवतः उस गाड़ी के नीचे हमें लगता है कि बाकी हमें शव मिलने की आशंका है। हमने 3 SDRFs को बेसिकली डिप्लॉय करा था। हम लोगों ने अपने 82 से भी, श्रीनगर से भी और ढालवाला से भी। ढालवाला से इसलिए हमने करा था क्योंकि हमें लगा कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो अगर पानी के रूट से आती है तो हमारी जो ढालवाला वाली SDRF है वो पूरी रिवर को सर्च करते हुए ऊपर आई थी। तो उन लोगों ने भी अपनी पूरी कार्रवाई कर ली है और हम लोग अब बस गाड़ी जब उठेगी तो उसके देखेंगे। तो वहीं टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी से सड़क बनाने की मांग की, जिस पर डीएम ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया है कि जल्द ही डोबरा से मोटड़ा तक सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बरसात से पहले सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसमें मुख्यतः मैं बताना चाहूंगी देवर 2 डेलीगेशंस, एक तरीके से मैं बोलूंगी, जो प्रतापनगर से आज आए थे। एक था मुख्यतः डोबरा से मोटना की जो एक सड़क है उसके लिए। डोबरा से मोटना की सड़क का एस्टिमेट बन चुका है। वो एस्टिमेट 2 बार गया बट परंतु कोई क्वेरी लग के वो वापस आ गया है, तो तीसरी बार उसको भेज दिया गया और उसकी स्वीकृति अभी अपेक्षित है। इन द मीन टाइम मैंने आज एक्सीएन साहब को और एससी साहब को बोल दिया है कि क्योंकि अभी आपदा आने वाली है तो स्वीकृति की प्रत्याशा में जो भी हमें वहां पे तत्काल उस एक्सीडेंट मतलब ताकि ना हो और तत्काल जो भी हमें कार्य करने हैं उसको हम स्टार्ट करें। ऑलरेडी एक सड़क है मुखीम से धनगढ़ की, वो सड़क वो कट गई है। वहां पे पिछले 2 जनता दिवस जो हुए हैं उसमें वहां के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रकट किया गया है। और एक जो ग्रुप है 4 लोगों का, वो पिछले 2 जनता दिवस में आ रहे हैं, तो उनका कुछ आपसी विवाद और मुद्दा चल रहा है, जिसमें लोगों का ये कहना था कि गाँव के हित के लिए वो सड़क है। डोबरा चांटी जो सड़क है हमारी मोटना तक बिल्कुल क्षतिग्रस्त है और वो पिछले 1 साल से संज्ञान में है डीएम के भी, क्योंकि दिशा की बैठक में और बीडीसी की बैठक में भी कई बार ये मुद्दे उठ चुके हैं। तो अभी आज हम लोग पूरा बीडीसी मेंबर हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं और हम सारे प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पे उपस्थित। खबर विकासनगर से है, जहां शिमला बाईपास पर सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को धामी सरकार के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। अवैध मजार को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को शिकायत पत्र भी दिए हुए थे। सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को हटाने पहले देहरादून जिला प्रशासन ने यहां 2 हफ्ते पहले नोटिस चस्पा किया था। इस कड़ी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने पीएमजीएसवाई के तहत चमोली जिले के थराली विधानसभा में मोटर मार्ग निर्माण में 16 करोड़ के भारी भरकम बजट को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया है। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने साक्ष्यों के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की साठगांठ का आरोप लगाया। पार्टी ने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे को पत्र भेजकर विस्तृत जांच और कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड में मुख्य सड़कों से गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले खुद डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसका एक प्रेजेंटेशन करवाया और ब्रिड पुल के अंतर्गत जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं उनकी एक डिटेल मांगी और उसमें साफ, ये जो रिपोर्ट हमारे पास है 29 मई की रिपोर्ट है और इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ इसमें सो आप देख सकते हैं कि तमाम जो 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कम से कम कि जिसमें 20% भी काम नहीं हो रखा और 100% इस पे भुगतान हो चुका है। 1 साल से सड़कें जो है, सड़कों पे काम बंद है। अधिकारी लगातार झूठ बोल रहे हैं कि सड़कों का काम पूरा हो चुका है। भारत सरकार को भी झूठी रिपोर्ट भेज दी गई है कि सड़कों का काम पूरा हो चुका है, लेकिन धरातल पे काम बिल्कुल 20%, 15% भी पूरा नहीं हुआ। खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल रोड स्थित प्रसिद्ध तिकोनिया वाइन शॉप में भीषण आग लग गई। अल्कोहल और गैस सिलेंडर होने के कारण आग ने तुरंत विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में जुटी और इससे आसपास की दुकानों में फैलने से रोका गया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस अग्निकांड में वाइन शॉप में रखा माल जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है।
हरिद्वार के पथरा थाना क्षेत्र में दर्ज एक क्रॉस एफआईआर को लेकर विवाद गर्मा गया। स्वरोज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस दलाल गठजोड़ और निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाते हुए एसआईटी जांच की मांग की है। संगठन का दावा है कि घटना के वक्त कई लोग मौके पर मौजूद नहीं थे। वहीं एसपी ग्रामीण शेखर सुयाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचना का भरोसा दिया है। लेकिन इसका मतलब आपने जो लगातार जो है क्रॉस एफआईआर का मामला बढ़ रहा है फर्जी मेडिकलों के आधार पर, इसको रोकना चाहिए। क्रॉस एफआईआर अगर लगातार होंगे तो उससे गलत संदेश जाता है और फिर कहीं ना कहीं मुकदमों में समझौते की स्थिति बनती है, जिससे कि जो असली पीड़ित है उसका मनोबल टूट जाता है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं लगातार होंगी तो जो उधम सिंह नगर में सरदार जी थे, उन्होंने सुसाइड करा, ऐसे ही पुलिसकर्मी थे जिनकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा है, जिनकी वीडियो सभी लोगों ने देखी। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए स्वराज सेवा दल ने एक आज सांकेतिक धरना एसपी महोदय के यहाँ पर दिया था। देखिए, एक 2-3 दिन पहले का घटनाक्रम है जो पुलिस का स्टैंड है। दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पे एफआईआर हुई और अगले दिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी एफआईआर हुई, क्योंकि उसमें एफआईआर के साथ मेडिकल थे, चोट के निशान थे, डॉक्टर की रिपोर्ट थी। तो उसमें प्रॉपर इंक्वायरी के बाद जांच हुई। जैसे उनका ये कहना है कि 1-2 नाम उसमें साफ गलत हैं, जो कोई और थे। विवेचना का मतलब ही ये होता है कि हम सही तथ्यों को सामने लाएं, वो विवेचना का पार्ट है। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट उस झगड़े में, उस घटनाक्रम में नहीं है तो उसका नाम बाहर होगा, और जो है हो सकता है कुछ नाम और बढ़ जाएं, तो विवेचना का पार्ट है, वो हम विवेचना सही से करवाएं। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।